Hello, lovely viewers. This is Pooja Poddar, and welcome back to our channel Poddar Girl Dream Hub. Friends, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करें। दोस्तों, सामाजिक जीवन के वर्णन से पहले हम वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सिंधु घाटी के अवसान के बाद आर्यों ने भारत की भूमि पर जिस सभ्यता का बीजारोपण किया और उसे अस्तित्व दिया, उसे प्राचीन भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक या पूर्ण वैदिक या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। वैदिक काल के पहले भाग को ऋग्वैदिक काल का नाम दिया गया क्योंकि वैदिक काल की जानकारी के लिए ऋग्वेद में ही पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। माना जाता है कि ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। इस वेद में 10,462 श्लोक एवं ऋचाएं देवताओं की स्तुति से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता का भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। इस सभ्यता का जन्म सप्त सैंधव प्रदेश यानी पंजाब तथा सरस्वती नदी के आसपास हुआ था। वैदिक सभ्यता की सामाजिक दशा का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, स्त्रियों की दशा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी समाज की दशा को अगर जानना हो तो उस समाज की स्त्रियों की दशा को पहले देख लेना चाहिए। तो चलिए हम पहले ऋग्वैदिक समाज के स्त्रियों की दशा के बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज यद्यपि पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन फिर भी यहाँ स्त्रियाँ सम्माननीय दृष्टि से देखी जाती थीं। स्त्रियों को बहुत हद तक पुरुषों के समान ही समस्त सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। पर्दा प्रथा का कोई अस्तित्व या नामो निशान तक न था। धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्रियाँ अपने पति के बाईं ओर अवश्य ही बैठती थीं। ऐसा न होने पर यह अपूर्ण एवं अपवित्र माना जाता था। इसके साथ ही स्त्रियां सार्वजनिक क्रियाकलापों में शामिल भी हो सकती थीं। वे जनसभा को भी संबोधित कर सकती थीं। स्त्रियों को मायके और ससुराल में कुछ आर्थिक अधिकार भी प्राप्त थे। इस काल में लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लोग स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान देते थे। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, लोशमुद्रा, यामी आदि जैसी कई विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है जो ऋषि पद का गौरव प्राप्त कर चुकी थीं। लेकिन व्यभिचारिणी स्त्रियों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। वैदिक कालीन स्त्रियों को समाज में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था, परंतु फिर भी वे पूर्ण स्वतंत्र कदापि न थीं। उन्हें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पुरुषों के नियंत्रण में रहना पड़ता था। विवाह से पूर्व पिता के, विवाह के पश्चात पति के तथा अंततः वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में स्त्री के जीवन की समाप्ति होती थी। अंततः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की दशा संतोषप्रद। हमारा अगला बिंदु है विवाह पद्धति। सभी संस्कारों में सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार को माना जाता था। वस्तुतः एक से अधिक विवाह करने की प्रथा नहीं थी, परंतु राजवंशों में ऐसा प्रचलन था और समाज के अन्य वर्ग के पुरुष भी अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार एक से अधिक पत्नी रख सकते थे। भाई बहन के बीच विवाह नहीं होता था, इसे निषिद्ध माना जाता था। बाल विवाह की बात की जाए तो इसे भी सर्वथा वर्जित माना जाता था। ऋग्वेद के अनुसार विवाह के लिए लड़के की आयु 24 वर्ष तथा लड़की की आयु 16 वर्ष तय की गई थी। यद्यपि लड़के एवं लड़की दोनों को अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। आज के इस युग की तरह ही उस युग में भी दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका स्वरूप कुछ और ही था। उस समय
लड़का एवं लड़के की योग्यता अनुसार कभी कन्या पक्ष तो कभी वर पक्ष के अभिभावक ही दहेज दिया करते थे। विवाह के बाद तलाक देने की प्रथा नहीं थी। इस काल में पति पत्नी के संबंध की तुलना आकाश के ध्रुव तारा से की जाती थी। यद्यपि विधवा विवाह सर्वमान्य तो नहीं था, लेकिन ऋग्वेद के एक मंत्र से पता चलता है कि उस समय विधवा विवाह वर्जित भी नहीं था। इन बिंदुओं से वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन का एक भाग शादी विवाह की अवधारणा हमें स्पष्ट हो जाती है। विवाह पद्धति के बाद हमारा अगला बिंदु है पारिवारिक जीवन। ऋग्वैदिक सभ्यता में सामाजिक संगठन का आधार परिवार होता था। परिवार का प्रधान पिता या दादा होते थे। पिता के निधनोपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र गृहपति होता था। पुत्रहीन होना जीवन का अभिशाप समझा जाता था और ऐसी स्थिति में पुत्री का ही पिता की संपत्ति पर अधिकार होता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था, साथ ही गोद लेने की प्रथा भी थी। अतिथि देवो भव का पूर्ण पालन किया जाता था। परिवार में पिता दया एवं प्रेम का प्रतीक माना जाता था। परिवार में योग्य संतानों को अत्यधिक प्यार किया जाता था और अयोग्य संतानों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद के अनुसार पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि पुत्र की प्रधानता अधिक थी और स्त्रियों को कुछ खास स्थान प्राप्त नहीं था। वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन की अगली कड़ी है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक सभ्यता के आर्यों के सामाजिक विभाजन में दो मान्यताएं उपलब्ध हैं और वे दोनों ही कल्पना पर आधारित हैं। पहली धारणा के अंतर्गत ऋग्वेद के पुरुष युक्त समाज ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 वर्गों में बांटा था। इसके अनुसार आदि पुरुष ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। किंतु वर्ण विभाजन की इस अवधारणा के पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। वहीं दूसरी धारणा के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन भारतीय समाज को कर्म या पेशे के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, न कि पुरुषों के मुताबिक जन्म के आधार पर। पूजा पाठ या शिक्षा दान करने वाले ब्राह्मण कहलाते थे। रणभूमि में वीरता या शौर्य दिखाने वाले क्षत्रिय कहलाते थे। व्यापार एवं उत्पादन करने वाले वैश्य कहलाए एवं सेवा प्रदान करने वाले शूद्र कहलाए। दोनों धारणाओं को जानने के बाद विभाजन की पहली धारणा की तुलना में दूसरी धारणा अधिक सत्य, प्रामाणिक एवं सार्थक प्रतीत होती है। चूंकि हम जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि स्वयं तो ब्राह्मण थे, किंतु उनके माता पिता निम्न वर्ग से थे। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण विशेष के लिए अपनी योग्यता अनुसार किसी भी व्यवसाय को करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उन दिनों कोई भी व्यवसाय पैतृक नहीं था और एक वर्ग के लोग अपने पेशे में परिवर्तन कर दूसरे वर्ग में शामिल हो सकते थे। विवाह के लिए भी जाति भेद का उल्लेख नहीं मिलता है। वस्तुतः समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजन उनके सामाजिक एवं आर्थिक संगठन की सुविधा के लिए किया गया था। तो इस तरह से ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। दोस्तों, ये था हमारे क्वेश्चन का पार्ट 1। जल्द ही मैं क्वेश्चन का पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप अपना प्यार दिखाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर दें, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।